हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बनाई हूँ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अनदर डायमेंशन एनालिसिस का एक मेथड करने वाले हैं, यानी कि जो हमारा एक रेले मेथड इससे हमने पहले पढ़ा था। तो डायमेंशन एनालिसिस के हमारे दो मेथड्स थे। फर्स्ट हमारा रेले मेथड था एंड सेकंड इज बकिंघम पाई मेथड। तो इसे हम बकिंघम पाई मेथड या फिर बकिंघम पाई थ्योरम भी कहते हैं। तो अनदर डायमेंशन एनालिसिस के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे दैट इज बकिंघम्स पाई मेथड और थ्योरम। तो चलिए, रेले मेथड क्या था हमने वो से समझा और उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज बकिंघम पाई मेथड के प्रोसेस को समझेंगे, जस्ट लाइक रिले मेथड। यानी जिस तरह से हमने रिले मेथड में पहले मेथड को समझा था, उसके प्रोसीजर का समझा था, उसके बाद हमने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तो बकिंघम मेथड में देखिए, रेले मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 3 और मैक्सिमम 4 वेरिएबल्स। यानी इफ देयर इज अ 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सो द डायमेंशन एनालिसिस प्रेफर रेले मेथड। लेकिन अगर जैसे ही आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, यानी कि मोर देन 4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके यूज किए जा रहे हैं, तो वहां पर जो हमारा मेथड एप्लीकेबल होगा कौन सा होगा? बकिंघम्स पाई मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When a large number of variables are involved in a equation, यानी कि जब हमारी किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में यूज़ किए जा रहे हैं, तो हम बकिंघम मेथड को यूज़ करेंगे। मीन जो हमारा मेन पॉइंट है, मोर देन 4 अगर आपके वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं तो हम बकिंघम पाई मेथड को यूज़ करेंगे। मोर देन 4 वेरिएबल्स। आगे देखते हैं, बकिंघम्स पाई मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रेले मेथड। बकिंघम पाई मेथड क्या है? एक इम्प्रूवमेंट है रेले मेथड का, यानी कि रेले मेथड को अगर हम इम्प्रूव करें तो जो इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई देते हैं रेले मेथड के जो इम्प्रूवमेंट दिखाई देते हैं वो किस में दिखाई देते हैं? हमें बकिंघम पाई मेथड में। यानी कि रेले मेथड में जो हमारी कमियां रह गई थी कि अगर आपके वेरिएबल्स मोर देन 4 एग्जिस्ट होते हैं तो वहाँ पर आपका वो मेथड यूज़ नहीं होगा। तो उसमें सुधार करते हुए, एक इम्प्रूवमेंट करते हुए नेक्स्ट हमारा मेथड बनाया गया फॉर डायमेंशन एनालिसिस, दैट इज बकिंघम पाई मेथड। आगे देखते हैं, इन दिस डायमेंशन लेस ग्रुप डिनोटेड बाय पाई लेटर। यहाँ पर जो हमारे डायमेंशन लेस ग्रुप यूज किए जाएंगे उन्हें हम इसे पाई से डिनोट करते हैं। पाई इज द ग्रीक लेटर, तो हम पाई से डायमेंशन लेस ग्रुप को डिनोट करते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं इस मेथड की कि स्टार्टिंग जो आपका टोटल प्रोसीजर है, जो स्टेप्स उसमें डिफरेंट यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट जो है जहाँ से हम स्टार्टिंग करनी है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल वेरिएबल्स। ये जो एन है हमारे क्या है? टोटल वेरिएबल्स। यानी कि जो आपकी इक्वेशन है उस इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखिए, डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके किससे डिनोट किए जाएंगे? एन से। इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल वेरिएबल इन आर डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन। जब इक्वेशन आपकी डायमेंशनली होमोजीनियस है तो उस कंडीशन में जो आपके टोटल वेरिएबल्स होंगे डायमेंशनली होमोजीनियस, यानी कि जो आपकी इक्वेशन हो डायमेंशनली और न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होनी चाहिए। यानी कि इक्वेशन के बोथ साइड में आपकी जो डायमेंशंस है वो कैसे होनी चाहिए? होमोजीनियस होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एंड इन दिस इक्वेशन कंटेन m फंडामेंटल वेरिएबल्स लाइक m, l, t एटसेट्रा। तो फर्स्टली हमें क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ n, सेकंड वैल्यू ऑफ m, और m जो होती है वो हमारी क्या होती है? जितने भी आपके यहाँ पर वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे उन वेरिएबल्स में
जो भी फंडामेंटल डायमेंशंस यूज़ की जा रही हैं लाइक MLT सिस्टम, तो वो टोटल जो आपके फंडामेंटल डायमेंशंस होंगे या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे m से। तो n और m को कैलकुलेट करने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, देन वेरिएबल्स आर अरेंज इनटू डायमेंशन लेस टर्म। इसके बाद हम वेरिएबल्स को यानी टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, फंडामेंटल वेरिएबल्स, इन्हें हम किस में अरेंज करेंगे, एक डायमेंशन लेस टर्म में। और ये डायमेंशन लेस टर्म हमारी क्या कहलाती है, पाई टर्म। देखिए दिस डायमेंशन लेस टर्म आर कॉल्ड पाई टर्म। और ये पाई टर्म हमारी कैसे कैलकुलेट की जाती है, n माइनस m, यानी कि जो n माइनस m है दैट इज नोन एज पाई। तो देखिए पहले हमने n को फाइंड आउट किया, m को फाइंड आउट किया, फिर n माइनस m को फाइंड आउट किया, जो हमारे किसके इक्वल होता है, पाई टर्म के इक्वल होता है। और जो पाई होता है हमारा दैट इज डायमेंशन लेस टर्म। तो डायमेंशन लेस टर्म कैसे होती है, देखिए ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है हमारे n, और इसमें से अगर हम जो फंडामेंटल डायमेंशन वाले वेरिएबल्स हैं अगर उन्हें घटा दें तो बाकी जो हमारे रह जाएंगे क्या आ जाएंगे, डायमेंशन लेस रह जाएंगे। तो इस तरह से हम ये 3 क्वांटिटीज को पहले फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद देखिए अब जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं वो कितने नंबर हमारे 10 है, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अगर हम ऐड करें तो अगर हमारे पास जो नंबर आता है दैट इज 10, और जो हमारा यहाँ पर MLT यूज़ किया गया है, तो अगर ये हमारा मान लेते हैं अगर हमारे पास 6 है, बेसिकली हमारा 3, 4, 5 इस तरह से होता है। तो अगर 6 अगर हम मान लेते हैं, मैं एज अ एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ये सिंपल एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल है। तो इसके थ्रू जो हमारा n माइनस m आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 4 ही क्या होगी, आपकी पाई टर्म होगी। और इसी से हमारे आगे के स्टेप्स फॉर्म होंगे। आगे देखिए इफ एनी वेरिएबल x1, अब यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कोई आपका वेरिएबल है x1 डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x2, x3, x4, xn। अगर कोई ऐसा वेरिएबल जो है x1 किस पर डिपेंड है, आपका कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे x2, x3, x4 और xn, इन सब पे डिपेंडेंट है। तो x1 हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो हमारे हो गए ये कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कैसे हो गया हमारे इंडिपेंडेंट, और x1 क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, जब हम बकिंघम पाई मेथड को यूज़ करेंगे तो जो भी आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ दी हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, उन्हें एक इक्वेशन में आपको फॉर्म करना है। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो सबसे पहले जैसे हमने रेले मेथड में एक फंक्शनल रिलेशनशिप क्रिएट किया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, तो सेम उसी तरह यहाँ पर भी हम जो पहली इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो क्या होगी, एक फंक्शनल रिलेशनशिप होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का। रेले मेथड में इसके बाद हमने जो इक्वेशन फॉर्म की थी वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन फॉर्म किया था फंक्शनल रिलेशनशिप का। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी फंक्शनल रिलेशनशिप को इस तरह से हमें इस इक्वेशन में फॉर्म करना है, यानी कि फंक्शन ऑफ x1 x2, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों का ही फंक्शन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या होगी, फंक्शनल रिलेशनशिप, और उसके बाद इस इक्वेशन को हमें इस टर्म में फाइंड आउट करना है, यानी इस टर्म में हमें इक्वेशन को लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, आपको n माइनस m तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करना। फिर जो प्रोसीजर है आपका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने का, जो हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं उन्हें अरेंज करके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है इन दो फॉर्म में। इसके बाद देखिए दिस अवर इक्वेशन कंटेन्स n वेरिएबल्स एंड डायमेंशनली होमोजेनियस। ये जो आपकी इक्वेशन आई यहाँ पर, ये इक्वेशन हमारी कैसी होती है, इसमें n वेरिएबल्स होते हैं और ये हमारी कैसी होती है, डायमेंशनली होमोजीनियस। If there are m fundamental dimensions, then according to pi theorem, equation 2 can be written as। तो देखिए जो हमारी इक्वेशन 2 थी, अब इस इक्वेशन को हमें किस टर्म में कैलकुलेट करना है,
तो ये हमारी अब टर्म किस में आ जाएगी, ये जो इक्वेशन है हमारी इक्वेशन 2। फर्स्टली पहले फंक्शनल रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, फिर उस इक्वेशन को हमें इस तरह से लिखना है और फिर इस इक्वेशन को हमें पाई की टर्म में लिखना है। तो ये जो हमारी पाई टर्म्स आएंगी कि हमारी पाई 1 से लेकर पाई n-m तक जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी कैसे कैलकुलेट होंगी। तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। जैसे ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि पाई टर्म हमारी कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, n-m। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने एक एग्जांपल बताया था, अगर पाई इक्वल टू हमारा 4 आ रहा है, तो यानी जो पाई की टर्म्स बनेंगे वो कितनी बनेंगी, 4, यानी कि पाई 1, पाई 2, पाई 3 एंड पाई 4। ये 4 टर्म्स यहाँ पर हमारी पाई की बनेंगी। तो देखिए इस तरह से हमारी अगली इक्वेशन फॉर्म होगी। तो यहाँ पर हमें ये 3 मेन इक्वेशन पहले फॉर्म करनी है। इसके बाद देखिए जो यहाँ पर n-m वाली टर्म है, अगर हम इस टर्म को छोड़ दें तो प्रत्येक जो डायमेंशनलेस हमारी जो पाई टर्म है वो टोटल n वेरिएबल्स में जो m वेरिएबल्स उपस्थित है उनके द्वारा बनेगी। यानी कि जो हमारी ये अगर हम पाई n-m वाली टर्म को छोड़ दें तो बाकी जो हमारी ये पाई टर्म जिससे भी बनेंगी वो किससे बनेंगी, जितने भी हमारे m वेरिएबल्स इसमें उपस्थित हैं। अब यहाँ पर जो m वेरिएबल्स उपस्थित हैं ये किस तरह से आपके यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं ये अभी मैं आगे बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर आप इधर देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि m वेरिएबल्स के द्वारा बाकी बनेंगी और बाकी एक आपकी जो n-m है इसे अगर हम छोड़ दें तो बाकी आपकी m वेरिएबल्स होंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी पाई टर्म होगी तो प्रत्येक पाई टर्म में आपकी जो वेरिएबल्स होंगे वो कैसे होंगे, m+1 के वेरिएबल्स होंगे यहाँ पर। तो ये m+1 वेरिएबल्स आपके कैसे फॉर्म होते हैं, देखिए प्रत्येक पाई टर्म में हमारे m+1 वेरिएबल्स उपस्थित होते हैं। अभी कैसे होते हैं इसे मैं आगे अभी बताती हूँ आपको। तो इसमें देखिए m वेरिएबल हर पाई टर्म में रिपीट होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, रिपीटिंग वेरिएबल्स कहते हैं। तो जितने भी आपके पाई टर्म में m वेरिएबल होंगे तो वो आपके क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। तो देखिए जैसे अगर पाई 1, पाई 2, पाई 3 है, इस तरह से हम ये बना रहे हैं। तो जब हम एक एक अलग अलग पाई टर्म को बनाएंगे तो उसमें हमारे कितने वेरिएबल्स होंगे, m+1, और वो m वेरिएबल्स वो क्या होंगे, रिपीटिंग वेरिएबल होंगे। और वो रिपीटिंग वेरिएबल हर पाई टर्म, चाहे अगर आप पाई 1 की इक्वेशन फॉर्म करें, पाई 2 की इक्वेशन फॉर्म करें, पाई 3 की इक्वेशन फॉर्म करें, सभी में वो m तो होगा ही, इसके साथ में एक अन्य वेरिएबल भी होगा जो रिपीटेड नहीं होगा। तो इसे अभी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ देखिए, इफ x2, x3 एंड x4 आर द रिपीटिंग वेरिएबल्स देन द फंडामेंटल डायमेंशंस, यानी जो m है जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल डायमेंशन यानी MLT के फॉर्म में जो लिखे होते हैं वो हमारे क्या है। अगर मान लीजिए हमारे रिपीटिंग वेरिएबल है x2, x3, x4, यानी कि नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पर, 3 हैं। देन द फंडामेंटल डायमेंशन, तो जो फंडामेंटल डायमेंशंस है यानी m वो भी आपकी क्या है यहाँ पर MLT यानी कि 3 होगी। रिपीटिंग वेरिएबल्स अगर आपके 3 हैं तो फंडामेंटल डायमेंशंस भी आपकी कितनी होंगी वहाँ पर, MLT जैसे ये दिया आपको, तो ये भी क्या होंगी, 3 होंगी। यानी कि m की वैल्यू अगर आप फंडामेंटल डायमेंशन की टर्म में देखें या फिर रिपीटिंग वेरिएबल्स की टर्म में देखें तो दोनों में ही कैसी होगी, सेम होगी। अभी मैंने जैसा आपको बताया था m क्या है, हमारा फंडामेंटल डायमेंशंस होते हैं जैसे MLT, उन्हें कैलकुलेट करके हम m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इन्हीं के थ्रू ही हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स भी फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो हमारी पाई टर्म बनेगी, मैंने आपको बताया था पाई टर्म में हमारे क्या होंगे, m+1 टर्म होंगे। पाई टर्म कंटेन m+1 वेरिएबल। तो अगर हम ये जो पाई 1, पाई 2, पाई 3 टर्म आएंगे किससे आएंगे, n-m की वैल्यू से फाइंड आउट होके आएंगे।
तो पाई वन हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा रिपीटिंग वेरिएबल होंगे, जैसे ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर x2, x3 और x4 हमारे रिपीटिंग वेरिएबल है, यानी कि हर पाई टर्म में जो x2 है, x3 और x4 ये आएंगे ही इसमें। इसके अलावा ये क्या हो गया, m की वैल्यू हो गई, यानी रिपीटिंग वैल्यू, जो रिपीटिंग वेरिएबल है उनकी वैल्यू हो गई। और इक्वेशन जो पाई टर्म की होती है वो क्या होती है, m+1। तो m की वैल्यू जो 3 थी, यानी x2, x3 और x4, ये तो सभी में ही आपके आएंगे। देखिए x2, x3, x4। इसके अलावा जो ये +1 है, ये +1 का मतलब क्या है, आपका जो रिमेनिंग वेरिएबल रह जाएगा वो इसमें एक एक करके ऐड होता जाएगा। एक पाई टर्म में एक ऐड होगा, फिर नेक्स्ट पाई टर्म में दूसरा जो रिपीटिंग जो दूसरा अनदर वेरिएबल आपका रिमेनिंग रह गया है वो ऐड होगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए पाई वन में भी आपका x2, x3, x4 दैट इज रिपीटिंग वेरिएबल, पाई टू में भी क्या है आपका x2, x3, x4, और अगर लास्ट हम देखें तो x2, x3, x4 है यहाँ पर, यहाँ xn है, यहाँ पर x5 है। मीन क्या हुआ यहाँ पर, अगर आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो उस कंडीशन में हम रिपीटिंग वेरिएबल्स इसीलिए निकालते हैं कि वो हर पाई टर्म में सेम रहेंगे। तो देखिए हर पाई टर्म में ये आपके 3 वैल्यूज आ रही हैं, इसी वजह से हमें क्या कहते हैं, रिपीटिंग वेरिएबल्स। तो ये तो आपके सेम रहेंगे। इसके अलावा जो ये +1 वाला वेरिएबल है, तो जो रिमेनिंग आपके वेरिएबल्स रह जाएंगे इक्वेशन में, उन्हें हम एक एक पाई टर्म में ऐड करते जाते हैं। जैसे देखिए इसमें हमने x1 वाला ऐड किया, इसमें हमने x5 वाला ऐड किया और इसमें हमने xn वाला ऐड कर दिया। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि ये जो m+1 जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि देखिए प्रत्येक पाई टर्म में m+1 वेरिएबल उपस्थित होते हैं। तो ये m+1 वेरिएबल जैसे अभी देखिए पाई 1, पाई 2, पाई 3 हैं। तो ये जो n-m वाला जो वेरिएबल अगर इसे छोड़ दें तो ये सब कैसे होंगे, आपके m वेरिएबल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग वेरिएबल होगा वो आपका ये हो जाता है। तो इस तरह से जब आप पाई वाली इक्वेशन बना लेंगे, पाई टर्म वाली इक्वेशन जितनी भी आपकी बननी है वो जब आपकी बन जाएगी, तो इसके बाद हम जो आपकी वैल्यू दी है a1, b1, c1, a2, b2, c2, ये इस तरह से जो आपकी वैल्यूज आएंगी इन्हें हमें कैलकुलेट करना है। तो रेले मेथड में भी मैंने आपको बताया था कि जब आप डायमेंशन, जो आपकी एक्सपोनेंट्स हैं, जो आपके डायमेंशंस की जो पावर्स हैं, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल डायमेंशन की टर्म में रिड्यूस करते हैं, जब किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल डायमेंशन की टर्म में रिड्यूस करते हैं, तो प्रत्येक डायमेंशन की एक आइडेंटिकल पावर होती है और उसे फिर हम कंपेयर करके इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो सेम रेले मेथड की तरह हम यहाँ पर भी इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। फिर ये वैल्यू आपकी पाई 1, पाई 2 और पाई 3, मतलब जो भी आपके पाई टर्म्स बनेंगे उन सब में इन सभी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। और इन सभी वैल्यू को पुट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पाई 1 और पाई 2 के, या फिर जितने भी आपके पाई टर्म है उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है हमें, डायमेंशनल होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करते ही हम पावर्स की वैल्यू निकालेंगे। इन पावर्स की वैल्यू को इन इक्वेशन में रखेंगे जिससे हमारी पाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये पाई की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम, जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन फॉर्म की बनाई थी, जहाँ पर हमने ये इक्वेशन बनाई थी देखिए, तो इस इक्वेशन में ये पाई 1, पाई 2, पाई 3 जो भी पाई टर्म की वैल्यू आएंगी वो सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को मैं 3 नंबर डाल दे रही हूँ, तो इससे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फिर हम सभी वैल्यू क्या करेंगे, पाई की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, जिससे हमारा एक फाइनल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा हम ये देखिए फाइनल, ये देखिए ए बी सी में हम रख देंगे इक्वेशन, जो ए बी सी हमने बनाई है, तो ये सभी वैल्यू को हम इसमें रख देंगे। उसके बाद हमारा जो फाइनल जनरेशन इक्वेशन आएगा पाई टर्म का, वो फंक्शन होगा अदर का। जैसे देखिए पाई 1 इक्वल टू हमारा क्या जाएगा 5, पाई 2, पाई 3, पाई 4। इसी तरह से पाई 2 जो होगा वो किसका हो जाएगा, पाई 1, पाई 3 और पाई 4 का।
तो यहाँ पर ये जो जनरल इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं पाई में ही, पाई की टर्म में, यहाँ पर तो हमारे वेरिएबल्स की टर्म में था, लेकिन अगर पाई की टर्म में ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो अगर हम पाई 1 को फाइंड आउट कर रहे हैं तो पाई 1 को छोड़ के बाकी जो पाई की टर्म होंगे उन्हें ले लेंगे, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है यहाँ पर ये हम 5 लेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट। इस तरह से पाई 2 को लेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई 2 को छोड़ के बाकी जो हमारे पास होंगे जैसे पाई 1, पाई 3, पाई 4 बाकी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस तरह से हम बकिंघम पाई मेथड को यूज़ करते हैं। इसे अगर हम एक बार फास्टली अगर समझें तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप सिंपली लिख रखा है। सबसे पहले देखिए ये जो पूरी अभी जो हमने प्रोसेस किया, इस प्रोसेस में जो अभी हमने इक्वेशंस फाइंड आउट की थी, इन सभी में जो सबसे टिपिकल पॉइंट हमारा होता है कि जो रिपीटिंग वेरिएबल्स होते हैं, ये जैसे n की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि जो भी हमारे फंडामेंटल डायमेंशंस प्रत्येक क्वांटिटी में यूज़ हो रहेंगे उससे हम n की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन यही n की वैल्यू हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स भी कहलाते हैं। पर ये रिपीटिंग वेरिएबल्स कब होंगे, तो ये रिपीटिंग वेरिएबल्स होते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है, हमारा सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा आपको डीपली नहीं फास्टली बता दे रही हूँ कि किस तरह से हम रिपीटिंग वेरिएबल का सिलेक्शन करेंगे। फर्स्ट देखिए m रिपीटिंग वेरिएबल्स में वे सभी फंडामेंटल डायमेंशंस उपस्थित होने चाहिए जो दिए गए फिजिकल फिनोमेना में होते हैं। यानी कि जो रिपीटिंग वेरिएबल्स आप लेंगे उसमें जितने भी आपकी इक्वेशन में फिजिकल फिनोमेना या डिफरेंट क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, उन सभी क्वांटिटी में जो भी फंडामेंटल डायमेंशंस यूज हो रही हैं जैसे एम, एल, टी, थीटा, इस तरह से जो भी फंडामेंटल डायमेंशन यूज हो रही हैं वो सारी डायमेंशंस आपकी रिपीटिंग वेरिएबल्स में होनी चाहिए। If only 2 dimensions are involved, there will be 2 repeating variables and they must contain together the 2 dimensions involved. अगर आपके पास 2 ही डायमेंशन जैसे मान लीजिए m और l ही हैं, तो यानी कि फंडामेंटल डायमेंशंस कितने हो गए, 2 हो गए, तो रिपीटिंग वेरिएबल भी कितनी बनेंगे आपके, 2। इससे हमें एक कैलकुलेशन हो जाती है कि रिपीटिंग वेरिएबल आपके बनेंगे कितने n की वैल्यू से। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था n की वैल्यू अगर यानी जो फंडामेंटल डायमेंशन है उससे n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 है अगर, तो रिपीटिंग वेरिएबल्स भी कितने बनेंगे, 3। पर ये रिपीटिंग वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अगला जो रिपीटिंग वेरिएबल है, देखिए रिपीटिंग वेरिएबल मस्ट नॉट फॉर्म द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर अमंग देमसेल्फ। रिपीटिंग वेरिएबल्स स्वयं से नॉन डायमेंशनल पैरामीटर फॉर्म नहीं कर सकते हैं। As possible, the dependent variable should not be selected as repeating variable. नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे हम रिपीटिंग वेरिएबल की तरह सेलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कोई भी 2 रिपीटिंग वेरिएबल्स की डायमेंशन सेम नहीं होनी चाहिए। जो भी आप रिपीटिंग वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं जैसे x1 है आपका, x2 है या x3 है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में x1 की जो भी डायमेंशन होगी, मान लीजिए x1 की डायमेंशन क्या है आपकी ml -1, तो x2 की भी जो डायमेंशन है वो ml-1 नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसकी भी डायमेंशंस अलग होंगे और इसकी भी डायमेंशंस अलग होंगी। तो कोई चाहे आप इसे x3 से कंपेयर, चाहे x2 से या x1 की x2 या x3 की x1 से, या x2 की आप x3 से करिए या फिर x1 से करिए, तो किसी भी कंडीशन में दोनों ही जो रिपीटिंग वेरिएबल हैं, किसी भी 2 रिपीटिंग वेरिएबल की डायमेंशन सेम नहीं होनी चाहिए, यानी डिफरेंट डायमेंशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो भी तीनों वेरिएबल्स आप लेंगे या फिर जो भी आप रिपीटिंग वेरिएबल्स लेंगे वो कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट जो वेरिएबल है, यानी 3 में से कोई एक वेरिएबल आपका कैसा होना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी वाला, यानी कि लेंथ, डायमीटर, हाइट, इस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसमें इस तरह की डायमेंशंस होनी चाहिए। सेकंड, जो आपका अदर वेरिएबल होगा रिपीटिंग वेरिएबल, उसकी प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए, फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी में जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इस तरह के आपके क्वांटिटीज होनी चाहिए उसमें। और इसके अलावा जो अदर आपका वेरिएबल होगा, थर्ड वेरिएबल अगर हम मान लेते हैं, तो उसकी कैसी होनी चाहिए, टेंडेंसी, फ्लूइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें, यानी कि जैसे मास डेंसिटी रो है, ओमेगा है या म्यू है, इस तरह की क्वांटिटीज उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए।
तो इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं कि यानी कि अगर आपके पास रिपीटिंग वेरिएबल आपको सिलेक्ट करना है और आपके पास बहुत सारे हैं तो आपको किस टर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला ज्योमेट्रिक होनी चाहिए एक, और एक फ्लो प्रॉपर्टी होनी चाहिए दूसरे का, तीसरी क्या होनी चाहिए फ्लूइड प्रॉपर्टी। जैसा देखिए ये क्या है, एक कॉम्बो है आपका रिपीटिंग वेरिएबल्स का। यहाँ पर 3 रिपीटिंग वेरिएबल्स लिए गए हैं और तीनों ही क्या है अलग अलग। एक आपकी लेंथ है यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, v यानी कि वेलोसिटी यानी कि फ्लो प्रॉपर्टी, और ये क्या है आपका डेंसिटी यानी कि फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम डिफरेंट वेज में रिपीटिंग वेरिएबल का चुनाव करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है रिपीटिंग वेरिएबल के चुनाव करने का, पहला तो ये है कि ज्योमेट्रिक फ्लो और फ्लूइड प्रॉपर्टी रखनी चाहिए वो, और दूसरा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे एज अ रिपीटिंग वेरिएबल।